हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईज में। और ये हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेक्चर है, दैट इज लेक्चर 5। इसके बाद हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बाद आईएमएफ पढ़ेंगे और फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो कंप्लीट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फाइन। तो अभी तक हम 4 लेक्चर में, आप सब जानते हैं, जिन्होंने लेक्चर देखे होंगे वो जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस थी उन लेक्चर्स की। क्या क्या हमने डिस्कस किया, दोहा राउंड डिस्कस किया, फिर हमने न्यूयॉर्बी राउंड डिस्कस किया, बाली राउंड डिस्कस किया, इन सबके ऊपर इश्यूज डिस्कस किए, कंप्लीट सब्सिडीज के ऊपर चर्चा की, एग्रीकल्चर, बफर स्टॉक, हर किसी एक टॉपिक पे अच्छे से डिटेल में हमने चर्चा की। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश की। इससे पहले हमने गैट के बारे में जाना, फिर क्यों डब्ल्यूटीओ लाया गया, क्या इश्यूज है डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, क्या रीजन यूज है डब्ल्यूटीओ को फॉर्म किया गया, टैरिफ बैरियर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, काउंटिंग दैट मींस एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या, काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या है, एमएफएन स्टेटस क्या है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। ठीक है, और वो सब आपके मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम आईपीआर से रिलेटेड कुछ चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले। ठीक है, आपने आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जीएस 3 में साइंस एंड टेक का जो आखिरी जो वर्ड लिखा, आखिरी 3 वर्ड्स हैं साइंस एंड टेक के, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या लिखा, इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो थोड़ा बहुत आईपीआर हमें डब्ल्यूटीओ में भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज डब्ल्यूटीओ की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ लॉज बनाए डब्ल्यूटीओ ने भी आईपीआर को लेके। सो दैट वी हैव टू स्टडी। इसके लिए हम आईपीआर के ये सब 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। फाइन। सो इसके बाद इंडिया और जो अमेरिका के क्या इश्यूज हैं ये आईपीआर के, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा करना चालू करेंगे। फाइन। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का दैट मीन्स इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। अब मान लो कि आप बहुत ही टैलेंटेड बंदे, मान लो आप एल्बर्ट आइंस्टीन हैं। ठीक है, अब एल्बर्ट आइंस्टीन क्या कर सकता है, कोई भी नई चीज, मतलब नॉवल चीज इंडिया के सामने रख सकता है, किसी भी कंट्री सामने रख सकता है, पूरे वर्ल्ड के सामने रख सकता है। अब उसने मान लो अपने इनोवेशन से ये एक्स नाम की चीज बनाई। ठीक है, एक्स को बना लिया। अब ये एक्स ना मतलब कुछ ऐसे काम कर सकता है जो कि शायद तक कोई नहीं कर सकता, मतलब इट इज कम्प्लीटली नॉवल। ठीक है, दुनिया ने कभी ऐसा नहीं देखा था, ये कम्प्लीटली न्यू है। नॉवल मतलब न्यू है। ठीक है, नॉवल चीजें इसने रख दी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, मतलब आपने इस चीज को रख दिया प्रेजेंट डे एल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसके बाद क्या हुआ कि इसके कुछ कमर्शियल वैल्यूज हैं। एक कमर्शियल वैल्यू मतलब इसे मार्केट में बेच सकते हो आप बहुत ही आराम से, मतलब पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर मान लो आईपीआर नाम की चीज नहीं होती तो फिर इस एक्स को कोई भी बेच सकता था। फॉर एग्जाम्पल जो एक्स है ये मतलब इसको सिर्फ आपकी कंपनी बनाती है, लेकिन मान लो कि मैंने खरीद लिया और मैं भी आपके आपके दैट मीन्स थोड़ा बहुत आपके बराबर का इंटेलेक्चुअल हूं, और मैंने थोड़ी बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसका बिल्कुल डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, और इसको वाई नाम से मार्केट में बेचने लगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका जो दिमाग था वो तो एक तरीके से मतलब कुछ मतलब ही हुआ ना। आपने इतनी मेहनत करके इतनी नॉवल चीज बनाया, आपने पूरा करियर दिया, और बस मैंने कॉपी करके इससे पैसे कमाना चालू कर दिया। तो ये तो समझ रहे ना, गलत है। तो आपकी चीज थी और आपकी चीज में सिर्फ आपको पैसे कमाने चाहिए, मुझे पैसे नहीं कमाने चाहिए। दैट वाज रॉन्ग। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाए गए, मतलब कि ऐसे लॉज लाए गए जो कि आपकी नॉवल चीजों को बचाते हैं। ठीक है, आपकी जो नॉवल चीजों को बचाते हैं उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। ठीक है, ये मत भूलिएगा। और एक और चीज, इसको पूरा कौन हैंडल करता है, आईपीआर लॉस को कौन बनाता है, इन सबको इंटरनेशनल लेवल पे इसको बनाता है ट्रिप्स। इसलिए हमें आईपीआर लॉस को ट्रिप्स लॉस भी कहते हैं। फाइन। अब इसके अंदर हमें 5 चीजें पढ़नी है। पहला पेटेंट पढ़ना है, फिर कॉपीराइट पढ़ना है, ट्रेडमार्क पढ़ना है, ट्रेड सीक्रेट्स पढ़ना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर पढ़ना है। पांचों चीजें आपने साइंस एंड टेक में पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी है तो इट्स वेल एंड गुड, आप लोग के थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन हैव इट। फाइन। तो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट क्या है कि किसी भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई दवाई बना ली, फॉर एग्जांपल अभी तक कैंसर की दवाई उपलब्ध नहीं थी, मान लीजिए जो कैंसर की दवाई उपलब्ध नहीं थी, और मान लीजिए आपने कैंसर की दवाई बना दी, तो एक तरीके से एक नोवेल क्रिएशन हुआ, और कैंसर की दवाई है तो मतलब लोगों को बेची जाएगी, तो उसकी कुछ कमर्शियल दैट मीन्स एबिलिटी भी है, मतलब आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। देखो, नॉवल चीज, देखो आईपीआर सिर्फ उन्हीं चीजों पे इशू किया जाएगा जो तो पहली बात नई हो, बिल्कुल कंप्लीटली नई हो, और दूसरी चीज उसकी क्यों कमर्शियल वैल्यू हो, मतलब उसे मार्केट में बेच के आप पैसे कमा सको। अगर ऐसा दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो आईपीआर के अंदर नहीं आएगा। फाइन, दोनों चीजें याद रखना। तो क्या रखा गया, पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट आपने किसी भी नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, वो कोई मेडिसिन भी हो सकती है या कोई नया हेलीकॉप्टर, समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। ठीक है, उस चीजों के ऊपर आपको पेटेंट दिया जाता है। और पेटेंट कितने साल के लिए आता है, 20 सालों के लिए दिया जाता है। पेटेंट का मतलब पता ही होगा ना, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज नॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास, बस मुझे थोड़ा बेसिक बताना है और फिर डब्ल्यूटीओ ने क्या क्या बोला पेटेंट के ऊपर वो सब चर्चा करना है। फाइन। तो आई वॉज टेलिंग कि ये पेटेंट दिया जाता है 20 सालों के लिए दिया जाता है। याद रखना, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मेडिसिन बनाई कैंसर की, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे मतलब आपके पास परमिशन है सिर्फ और सिर्फ उसे 20 साल तक के लिए आप उसे मार्केट में, दैट मींस सिर्फ आप बेच पाओगे। देखो, नोवेल क्रिएशन है, सिर्फ आप बेच पाओगे 20 साल तक, किसी और को अलाउड नहीं होगा। ठीक है, कोई भी 20 साल तक आपकी वो कैंसर की दवाई नहीं बेच पाएगा, लेकिन 20 साल खत्म होने के बाद कोई भी आपकी वो कैंसर की दवाई बेच पाएगा। आप बोलेंगे ये तो गलत है यार, मतलब मैंने इतनी मेहनत से बनाई और अब मतलब
ये तो गलत कर रही है गवर्नमेंट, मतलब पेटेंट ट्रिप्स गलत कर रही है। देखो ये इसलिए ऐसा रखा गया है जस्ट बिकॉज की मतलब ट्रिप्स का ऐसा मानना है कि आपका 20 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, 20 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, तो आप मतलब 20 साल में आपका पैसा रिकवर हो गया तो फिर आपको क्या जरूरत है, फिर इसके बाद सबको फ्रीली अवेलेबल करो ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कैंसर की जो शुरू शुरू में दवाई आई थी वो मान लो 1 लाख रुपए की है। ठीक है, वो 1 लाख रुपए की है तो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो 20 साल तक हाँ, मतलब वो जो हमारे ट्रिप्स ने बोला, जो भी इन्वेंटर था उसे बोला कि आप 20 साल तक आराम से 1 लाख रुपए बेचो, लेकिन 20 साल के बाद ये मतलब कोई भी इसे सस्ते दाम पे अवेलेबल करवा सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में यही दवाइयां जो 1-1 लाख की बिकती है वो इंडिया में 10-10 हजार 15-15 हजार में अवेलेबल हो जाती है। उसे हम जेनेरिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, जेनेरिक ड्रग्स बोलते हैं। जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो इंडियन कंपनीज ऐसी जेनेरिक ड्रग्स निकालती है। फाइन, तो ये पेटेंट का कुछ इस तरीके का प्रोविजन है, मतलब 20 साल तक आप अपने पैसे निकाल लो, आप निकाल ही लोगे। ट्रिप्स का मानना आप निकाल लोगे। ठीक है, तो 20 साल के बाद आपकी कोई भी कॉपी करके उन दवाइयों को बेच सकता है। तो मैं आपको बता ही चुका हूं पेटेंट के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए और कमर्शियल यूटिलिटीज की होनी चाहिए। फाइन, इसके बाद क्या था कि 2005 से पहले इंडिया में प्रोसेस पेटेंट चलता था। ठीक है, प्रोसेस पेटेंट चलता है। ये प्रोसेस पेटेंट क्या होता है? प्रोसेस पेटेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मुझे कैंसर की दवाई बनानी है। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए अमेरिका ने कैंसर की दवाई बनाई, उसमें मान लो अमेरिका ने बहुत सारे मिक्सचर्स लगाए और अमेरिका ने कैंसर की दवाई मिल ली, तो और अमेरिका आया इंडिया में बेचने के लिए, तो इंडिया वाले अब देखेंगे नया क्रिएशन है और कमर्शियल यूटिलिटी है तो इसे पेटेंट दे देंगे। मतलब 20 साल तक इंडिया में इस दवाई को कोई नहीं बेच पाएगा। मतलब ये वाली दवाई जो मान लो इसका नाम एक्स है, इसको कोई नहीं बेच पाएगा। लेकिन इंडिया में क्या करती थी जेनेरिक ड्रग्स कंपनी, वो देखती थी कि लोगों ने क्या क्या मिला के, मतलब कौन कौन सा केमिकल मिला के कैंसर की दवाई बनाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है इसमें एल्डिहाइड मिलाया गया हो, इसमें कीटोन मिलाया गया हो, ये सब एक केमिकल के नाम है। ठीक है, जो साइंस वाले वो समझ रहे होंगे, एल्डिहाइड मिलाया गया हो, कीटोन मिलाया हो। ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा जेनेरिक ड्रग कंपनी ने कि क्यों ना हम यहाँ पर मतलब कि कुछ और ओ वाले ग्रुप बना दे, मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में ऑक्सीजन होता है और इन लोगों को पता चला कि ये सिर्फ ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम हो सकता है ईथर के या एस्टर के ऑक्सीजन मिला के ऐसी कुछ दवाई बना ले। तो उन्होंने क्या किया कि एस्टर और ईथर की ओ मिला के यहाँ पर एक नई दवाई मिला ली जिसका नाम उन्होंने रख दिया वाई। ठीक है, वाई नाम रख दिया। अब देखो पेटेंट तो एक्स पे है ना, मतलब अब ये लोग अगर अब कोई एक्स आएगा वाई से बोलेगा देखो आपने तो मेरी बिल्कुल दवाई की डिट्टो कॉपी बना दी है, तो वो लोग बोलेंगे वाई वाले मतलब इंडिया वाले, देखो आपने एल्डिहाइड और कीटोन मिला के अपनी एक्स बनाई थी और मैंने ईथर और एस्टर मिला के वाई बनाया। मतलब उन्होंने पता चल गया था कि क्या टेक्नोलॉजी यूज किया, लोग ने वही टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बना लिया। और ये लोग ये भी बोलेंगे देखो आपको जो प्रोडक्ट दैट मीन्स आपको जो मतलब पेटेंट मिला वो आपके इस प्रोडक्ट एक्स पे मिला है, आपने इस प्रोसेस पे पेटेंट नहीं लिया। मतलब कि आपने एल्डिहाइड मतलब कोई भी ऑक्सीजन ग्रुप में पेटेंट नहीं लिया है। अगर आपको ऑक्सीजन ग्रुप में पेटेंट मिलता तो हम मान लेते कि हमने गलती की है, लेकिन आपको सिर्फ सिर्फ प्रोडक्ट पे पेटेंट है। अब हम भी सेम ऑक्सीजन ग्रुप मिला के बना रहे हैं, ऊपर से आपसे थोड़ी बहुत अलग भी है हमारी दवाई, लेकिन काम तो वही कर रही है। लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि भैया लेकिन वो दवाई तो बिल्कुल मेरी डिट्टो कॉपी है, लेकिन वो लोग बोलेंगे इंडिया वाले बोलेंगे कि भैया आपने प्रोसेस पे पेटेंट नहीं लिया है, मतलब आपने सिर्फ प्रोडक्ट पे पेटेंट लिया। हमारे इंडिया में सिर्फ प्रोडक्ट पे पेटेंट अलाउ था, मतलब प्रोसेस पे अलाउ नहीं था। ठीक है, प्रोसेस पे पेटेंट अलाउ नहीं था, सिर्फ प्रोडक्ट पे पेटेंट अलाउ था। मतलब आपने जो दवाई मिलाई उस पर आपको पेटेंट मिल जाएगा, लेकिन आपने जिस तरीके से बनाई उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। और उसी तरीके से हमने कोई दूसरी दवाई बना ली जो कैंसर को ही मारती है, तो हमारे इस नई जो दवाई है वाई उस पर भी पेटेंट हमें मिल जाएगा। और ऊपर से फिर और भी बहुत सारी प्रोसेस मिला के, देखिए ऑक्सीजन तो बहुत जगह बहुत कंपाउंड मिलते हैं, तो वही मिला के फिर जेड आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा, बहुत सारी सी दवाई आना चालू हो जाएंगी। तो रियल में जिसने मेहनत करके बनाया था उसको तो लॉस होने लगा। तो फिर WTO ने बोला कि भैया जिन जिन कंट्री में प्रोसेस पेटेंट है वो लोग, दैट मीन जिन जिन कंट्री में प्रोडक्ट पेटेंट है, मतलब कि जिन लोग जो दवाई में पेटेंट देते हैं वो लोग आप प्रोसेस में देना चालू करें। फॉर एग्जांपल अगर इसने ऑक्सीजन यूज किया कैंसर की दवाई बनाने के लिए, तो अब कोई भी बंदा ऑक्सीजन यूज करके दूसरी दवाई नहीं बनाएगा। तो इस चीज में पेटेंट मिल गया, तो आप समझ सकते हैं कि अब बिना ऑक्सीजन के अब जो वाई बनाना बहुत मुश्किल था, डब्ल्यू बनाना बहुत मुश्किल था, बाकी जो SYZ जो भी था वो बनाना मुश्किल था, तो उसके लिए ये लोग नहीं बना पाए। फाइनली पेटेंट जो मैकेनिज्म था वो और स्ट्रांग हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज जो की गई WTO में पेटेंट से रिलेटेड, वो एवरग्रीनिंग को बंद कर दिया गया। देखो एवरग्रीनिंग क्या होता है आपको बताता हूं। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे अमेरिका ने मान लो भाई जो एक्स नाम की कैंसर की दवाई बनाई, अब मान लो उसके 20 साल खत्म होने वाले हैं। अब वो उसने क्या किया अमेरिका ने कि यहाँ पर थोड़े बहुत ग्रुप चेंज कर दिए। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन यूज कर रहा था उसमें उसने नाइट्रोजन यूज करना चालू कर दिया, हाइड्रोजन भी यूज करना चालू कर दिया और एक नया वाई नाम का प्रोडक्ट बना दिया जो एक्स से मुश्किल से 10 से 5% पर डिफर करता था। और वो लोग बोलते देखो भैया ये भी नया प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन यूज नहीं किया, हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी यूज करके वाई प्रोडक्ट बनाया। तो डेवलप्ड कंट्रीज में इसके लिए पेटेंट दे दिया जाता था।
तो अब लेकिन डेवलपिंग कंट्री बोलती थी ये तो गलत है भैया कि आपने बस थोड़ी बहुत चीजें नई मिला दी, तो कोई नया थोड़ी ना, नया का मतलब होता है बिल्कुल आप नई चीज लेके आओ। फॉर एग्जांपल अभी एड्स के लिए कोई भी दवाई नहीं, आप एड्स के लिए कोई नई दवाई लेके आओ, हम उसे नॉवल क्रिएट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना आपने वही अपनी पुरानी दवाई में थोड़ा बहुत मिक्सचर मिला दिया और दैट मीन्स उसे चेंज करके दोबारा बेचने लगे। तो दैट मीन्स डेवलप कंट्री से बोला कि ये सब गलत है, डब्ल्यूटीओ में बोला ये सब गलत है, तो डब्ल्यूटीओ ने डेवलपिंग कंट्री की बात मानी, बोली कि हाँ ये गलत है, हम एवरग्रीनिंग नहीं अलाउ करेंगे। एवरग्रीनिंग का मतलब होता है कि आपने थोड़े बहुत नए प्रोडक्ट मिलाए पुराने वाले में और नई चीज बनाई, जिसे एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो फिर डब्ल्यूटीओ ने एवरग्रीनिंग के ऊपर बैन कर दिया, ठीक है, बोला कि एवरग्रीनिंग अलाउ नहीं की जाएगी। So this is all about patent. I think you must have understood what is all about patent. देखो अगर आपको पेटेंट समझ में नहीं आया तो I think you must have not read about intellectual property right in science and technology, not read about patent in science and technology. ठीक है, बाकी लेकिन जो मेन थिंग थी मैंने फिर भी आपको बताने की कोशिश की कि पेटेंट क्या होता है, कैसे दिया जाता है, और इसमें जो दो मेन डिसीजन लिए गए डब्ल्यूटीए के द्वारा कि एक तो हम प्रोसेस पेटेंट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट, ठीक है, मतलब प्रोसेस पेटेंट देंगे, और दूसरा एवरग्रीन को बंद करेंगे। तो ये दोनों मेरे मेन इशू थे। इसके बाद भी मुझे लग रहा था कि काफी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। तो आई विश कि आप अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द होल ऑफ द इशू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इशू आता है हमारा कॉपीराइट का। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट तो आप सब जानते होंगे, ये बुक्स पे रहता है, ठीक है। तो जो कॉपीराइट दिया जाता है वो रिटन और पब्लिश्ड मटेरियल पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक लिखी जा रही है, कोई मूवी बनाई जा रही है, तो उन सब के ऊपर लोग कॉपीराइट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पद्मावत बनाई गई तो जो उसका डायरेक्टर था उसके ऊपर उसका मतलब कॉपीराइट था। अब हमें हमारे माजिद हुसैन ने कोई बुक लिखी तो दैट मीन्स उनका उनके ऊपर दैट मीन्स उस बुक के ऊपर कॉपीराइट है। और जो कॉपीराइट रहता है ना, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम के लिए रहता है, समझ रहे हैं ना, मतलब उसको कभी नहीं लिया जाता। मतलब आप ऐसा नहीं कि 20 साल बाद उसकी मतलब बुक की कॉपी पेस्ट मार देंगे, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट में थोड़ा अलग रहता है। और अगर मान लीजिए जो दैट मीन्स जो जिसने मान लीजिए माजिद हुसैन साहब ने बुक बनाई, ठीक है, अब खुदा ना खास्ता उनकी कहीं मान लीजिए फ्यूचर में कुछ हो जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, कुछ डेथ जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उस टाइम पे उसका जो सक्सेसर रहेगा उसे कॉपीराइट दे दिया जाएगा। सक्सेसर अब वो क्लेम करेगा कि वो सक्सेसर क्यों है, वो सब हमारा इशू नहीं है। मान लीजिए माजिद हुसैन का सक्सेसर मैं बन गया, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ 60 साल का राइट है कि 60 साल तक इस बुक को कोई पब्लिश नहीं करेगा, सिर्फ मैं पब्लिश करूंगा, ठीक है। लेकिन जो रियल राइटर है, जो माजिद हुसैन ने इस बुक को लिखेगी, वो मतलब वो लाइफ टाइम तक, जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक उस पूरी बुक के ऊपर उसका उनका कॉपीराइट रहेगा। लेकिन जब जैसे उनके मरने के बाद उनका कोई सक्सेसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं, तो 60 साल तक उसके ऊपर मेरा कॉपीराइट रहेगा। फाइन, तो ये है कंप्लीट हमारा कॉपीराइट का इशू। फिर कॉपीराइट के बाद हम मूव करते हैं अगले इशू में, जिसका नाम है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तो आप सब जानते ही हैं कि लोगो एंड ऑल दीज थिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एप्पल का लोगो क्या है? आधा एप्पल, ठीक है। जो हमारा आधा एप्पल है वो हमारे दैट मींस दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ ट्रेडमार्क ऑफ एप्पल कंपनी, ठीक है। एप्पल कंपनी का उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ये जो ट्रेडमार्क रहते हैं इनको आपको हर 10 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है। मतलब हर 10 साल बाद वो जो हमारा एप्पल हो जाता होगा ट्रिप्स के बाद, बोलता होगा ये एप्पल का अभी भी जो ट्रेडमार्क है हमारा ही है, वो किसी और को मत दीजिए, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क है, मतलब अब बार रिन्यू करवाओ हर 10 साल बाद और उसे यूज करते रहो, ठीक है। मतलब ये एप्पल का सिंबल आपका हो गया है। अगर आपने रिव्यू नहीं करवाया तो फिर कोई और ले भी सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला इशू ट्रेड सीक्रेट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेस्ले की मैगी है, ठीक है, उनकी अलग एक रेसिपी है मैगी बनाने की, जो आज तक जो नई नई कंपनीज आई, yippee और बाबा रामदेव की जो भी कंपनीज आई, अभी तक वो मैगी के टेस्ट को हरा नहीं पाई है, सिर्फ बिकॉज उनका कुछ ट्रेड सीक्रेट है। तो ट्रिप्स अलाउ करता है कि आप ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स बना के रख सकते हो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको किसी भी को मतलब किसी को भी ये नहीं बताना है, ये आपकी प्राइवेसी, आप आराम से इसे सजा के रख सकते हो अपने पास और अपना प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। फिर आखिरी इशू आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के ऊपर पेटेंट नहीं दिया जाता। अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मतलब कुछ लोकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब की बात करें, ठीक है, मतलब जो बासमती राइस है ना वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में मिलता है। जैसे आप दार्जिलिंग जाओ, जो दार्जिलिंग की टी होती है ना वो क्वालिटी टी होती है, मतलब अमेरिका जैसी कंट्री में भी दार्जिलिंग की टी को बहुत पसंद किया जाता है। अब कहीं और पर आप टी लगाना चाहो, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में दैट मीन्स पंजाब में टी लगाना चाहो, तो वो दार्जिलिंग वाली टी क्रिएट नहीं होगी, जस्ट बिकॉज की वहां की सॉइल ही ऐसी है कि दार्जिलिंग की टी को वैसी कुछ फैसिलिटी देती है, वहां का वेदर ही ऐसा है, वहां का पानी ऐसा है कि दार्जिलिंग टी अच्छी बनती है। तो समझ रहे हो, मतलब कि कुछ मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से वहां का कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर एक्सक्लूसिव है। मतलब दार्जिलिंग की टी आप कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं उगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग में उगा पाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल फैक्टर, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। तो वैसी चीजों में
पेटेंट किसी भी बंदे को नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाऊंगा दार्जिलिंग से टी उठा के लाऊंगा, बोलूंगा कि इस चीज पे मुझे पेटेंट दे दो। वैसी चीजों पे मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं उनके ऊपर पेटेंट नहीं दिया जाएगा, वैसी चीजों को जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वहां के जो लोग होंगे, वहां की जो चीज होगी, फॉर एग्जाम्पल बासमती को जीआई टैग मिला है कि बासमती सिर्फ और सिर्फ जो रीजन है पंजाब है वहीं पर उगाया जाएगा, जो दार्जिलिंग की टी है सिर्फ और सिर्फ वहीं पर उगाई जाएगी, कहीं और नहीं उगाई जाएगी। मतलब कोई उगाने का सोच भी नहीं सकता। दैट मीन्स यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कि आप यहाँ से उनकी वहां से मतलब जो बीज होते हैं, रूट्स होते हैं, वहां पर ले आओगे और अपने अमेरिका में लगा लोगे और दार्जिलिंग की टी बेचना चालू कर दोगे, प्रॉफिट कमा लोगे। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग में उगाई जाएगी, उसी को हम बोलते हैं जीआई टैग। मतलब एक किसी ऐसी चीज, मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ वहीं के लोगों को मतलब वाली जीआई टैग दिया जाएगा, सिर्फ वही लोग उगा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं उगा सकता, उसी को हम बोलते हैं जीआई टैग। फाइन, समझिएगा जीआई टैग क्या होता है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिप्स एंड इट्स पेटेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब जो भी राइट्स दिए गए आईपीआर के अंदर। एंड इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 5। अगेन यू कैन सी व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड, यू कैन वॉच माय प्रीवियस लेक्चर इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड any of the thing. Fine, so in the next series we will start with World Bank and then we will very soon cover up with IMF. So till that time, thank you very much dear friends for supporting me.